हेलो गाइस। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास का सबसे पहला चैप्टर हिंदी मीडियम का, जो है ठोस अवस्था। ठीक है। बट मैं आप लोगों को पहले भी इसके बारे में इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को हिंदी मीडियम का सारा कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है। और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, जो कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिलेगा वो किसी और चैनल पर एक्सक्लूसिवली इतना अच्छा कंटेंट शायद ही आपको देखने को मिले। ठीक है। तो आप इस जो हिंदी मीडियम के जो लेक्चर्स हैं उनको आप मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों तक शेयर कर सकते हैं। जिनको अच्छे से मतलब टीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं वो जाके यहाँ पे लेक्चर्स बेटा देख सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर ठोस अवस्था में। बेटा सबसे पहला हम लोग बातें करेंगे ठोस की। ठोस क्या होते हैं? तो ठोस के बारे में शायद आप लोग छोटे क्लासेज में पढ़े होते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनका निश्चित आकार होता है और निश्चित आयतन होता है। ऐसे पदार्थ जिनका क्या होगा, निश्चित आकार होता है और निश्चित आयतन होता है, उनको ठोस बोलते हैं। ठीक है ना। ठोसों का अगर हम लोग वर्गीकरण की बात करें तो ठोसों को अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है ना। वो कौन से दो भाग है बेटा? एक होता है हम लोगों के पास में क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा हम लोगों के पास में क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है ना। तो दो भागों में इनको वर्गीकृत किया गया है। पहला भाग जो है वो हम लोगों के पास में क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है, और दूसरा क्या है हम लोगों के पास में अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है ना। तो ठोसों को अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ये जो अवयवी कण हैं वो क्या हो सकते हैं? वो अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, और आयन हो सकता है। ठीक है ना। जैसे तुम्हारे पास में बेटा क्या है, एक लोहा है। तो लोहे का अवयवी कण क्या होगा बेटा? लोहे का अवयवी कण होगा अणु ना, एटम से मिलके बना होता है। वहीं पे तुमसे बोले कि तुम्हारे पास में बेटा क्या है, बर्फ है। तुम्हारे पास में क्या है बेटा, बर्फ है ना। पानी है बेटा जमा हुआ, तो उसमें अवयवी कण क्या होगा, वो भी सॉलिड होता है। तो इसका अवयवी कण क्या होगा? इसका जो अवयवी कण होता है वो क्या होता है बेटा? वो होता है परमाणु। ठीक है ना। तुम्हारे पास में क्या है बेटा, नमक है। नमक क्या होता है? NaCl ना, खाने वाला नमक। Na+Cl नेगेटिव, वो किससे मिलके बना हुआ है? उसमें जो अवयवी कण है वो आयन है। ठीक है। तो अवयवी कण जो होगा जिससे मिलके कोई भी सॉलिड बना होता है, दैट कैन बी अणु, परमाणु और आयन। वो अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, वो आयन भी हो सकता है। ठीक है ना। अब इन अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों को दो भाग में वर्गीकृत किया गया है। एक हम लोगों के पास में होता है क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा हम लोगों के पास में क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है बेटा। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों की, जिनमें क्या होते हैं बेटा, अवयवी कणों की एक उचित व्यवस्था होती है। ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों की एक उचित व्यवस्था होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। वहीं पे अक्रिस्टलीय ठोस क्या होंगे बेटा? जिनमें क्या होगा, जिनमें अवयवी कणों की उचित व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है ना। तो ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों की एक उचित व्यवस्था होती है, ऐसे ठोस जिनमें क्या होता है बेटा, अवयवी कणों की एक उचित व्यवस्था होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। और ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों की उचित व्यवस्था नहीं होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उनको हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। ठीक है ना। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, आपको क्लियर हुआ? चलो अभी हम लोग बातें करते हैं कि ये उचित व्यवस्था जो है इसके होने या ना होने का क्या मतलब है। ऐसा सोचो कि आपको एक दीवार बनानी है बेटा। तो दीवार आप किससे बनाएंगे बेटा? ईंट से बनाएंगे। ठीक है ना। आपको दीवार बनानी है, आपने ईंट इकट्ठा किया, और दीवार बनाने के लिए ईंटों को आप रखना स्टार्ट करेंगे, आप एक पैटर्न बनाएंगे ना। बंदा रहे कि नहीं, और मैं क्या बोलूँगा, आप ईंटों को रख के क्या करेंगे, एक पैटर्न बनाएंगे, जिस पैटर्न के हिसाब से आप दीवार बनाना के सोच रहे हैं। ठीक है। तो आपने क्या किया, ईंटों को रखना स्टार्ट किया। ईंटों को रख के आपने एक ईंट ऐसे रखा, दूसरा ईंट आपने ऐसे रखा, और तीसरा ईंट आपने ऐसे रखा। ऐसे रखा आपने सबसे पहले ना। इसके बाद में क्या किया, आपका ये पैटर्न बन गया, आप इसी पैटर्न को रिपीट करते रहे। आपने क्या किया, अब इसके आगे आप लोग बढ़े तो आप सेम तरीके से आगे बढ़े। एक ईंट ऐसे रखेंगे, दूसरा ईंट ऐसे रखेंगे, तीसरा ईंट ऐसे रखेंगे। ठीक है ना। आप सेमी पैटर्न को फॉलो करते हुए जाएंगे तो दीवार जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वो क्रिस्टलीय होगा। एक ही पैटर्न है। समझ में कि नहीं? अवयवी कणों की एक उचित व्यवस्था है। ये जो व्यवस्था आप लोगों ने की उसको पूरे के पूरे अपने दीवार में फॉलो किया है। हर जगह पे वही व्यवस्था उसी तरीके से क्या किया आप लोगों ने, ईंटों को रखा है। तो जो दीवार बनेगी वो कैसी होगी बेटा, क्रिस्टलीय होगी। ठीक है। वहीं पे आप लोग क्या करते, आपने एक ईंट ऐसे रखा, दूसरा ईंट ऐसे रखा, तीसरा ईंट आपने ऐसे रखा। पहले तो आपने ऐसा रखा, इसके बाद में आपने चेंज कर दिया। इसके बाद में आपने क्या किया, चेंज कर दिया, आपने ऐसे रखना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद में फिर से आपने चेंज कर दिया।
इसके बाद में क्या किया, फिर से आपने चेंज कर दिया बेटा, आप ऐसे रखते चले गए। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं बेटा, एक जो फिक्स्ड पैटर्न है उसको रिपीट नहीं करा रहे हैं, आप चेंज करते हुए जा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे कोई उचित व्यवस्था नहीं, यहाँ पे कुछ और व्यवस्था है, यहाँ पे कुछ और है, इधर कुछ और है। तो ऐसे जो दीवार होगा वो कैसा होगा बेटा, अक्रिस्टलीय होगा। ये वाला दीवार कैसा है, अक्रिस्टलीय है, और ये वाला कैसा है, क्रिस्टलीय। ठीक है ना? तो आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। क्रिस्टलीय में अवयवी कणों की उचित व्यवस्था होने या न होने से मतलब क्या है। उचित व्यवस्था होने का मतलब यह है कि आप एक छोटा सा पैटर्न बनाएंगे, उसी पैटर्न को पूरे दीवार में रिपीट करेंगे, तो वो क्रिस्टलीय ठोस बोला जाता है। अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होगा, एक छोटा सा पैटर्न होगा, उसको आप रिपीट नहीं करेंगे, वो चेंज करता रहेगा। पूरे दीवार में आपको अलग अलग पैटर्न देखने को मिलेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। ठीक है, चलो अभी हम लोग इनके कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस की क्या क्या कुछ और पॉइंट्स और डिफरेंसेज हैं इनके बीच का। तो सबसे पहला आकार की बात मैं कर चुका हूँ, इनका क्या होता है, एक निश्चित आकार होता है, इनका निश्चित नहीं होता है। ठीक है ना? दूसरा, गलनांक की हम लोग बातें करें तो बेटा जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका गलनांक कैसा होता है, एक निश्चित होता है, और अक्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक होता है वो एक निश्चित नहीं होता, वो ताप के साथ में धीरे धीरे क्या करते हैं बेटा, धीरे धीरे पिघलते हैं, धीरे धीरे नरम पड़ते हुए जाते हैं। ठीक है ना? कोई एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे वो नहीं पिघलेंगे। पंद्रह में क्या बोल रहा हूँ, तो उनका जो टेम्परेचर होता है वो कोई एक फिक्स्ड गलनांक नहीं होता, एक निश्चित गलनांक नहीं होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं बेटा कि मान के चलो ये तुम्हारे पास में क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होगा, इधर ये वाले भाग में आप लोगों ने क्या देखा, व्यवस्था देखी और अवयवी कणों की, और ये वाले भाग में आप लोगों ने अवयवी कणों की व्यवस्था देखी। दोनों जगह पे अवयवी कणों की व्यवस्था कैसी है बेटा, एक ही जैसी है। तो आप लोग बोल सकते हैं जो आकर्षण का बल ऊपर होगा बेटा वो नीचे भी होगा ना, जो आकर्षण का बल यहाँ पे होगा वही आकर्षण का बल यहाँ पे होगा। जिस ताप पे ये वाला पार्ट पिघलेगा वो ताप पे ये वाला पार्ट भी पिघलेगा। तो ये पूरा का पूरा सॉलिड क्या करेगा बेटा, एक ही ताप पे क्या करेगा, एक ही ताप पे पिघल जाएगा। एक ही ताप पे क्या करेगा बेटा, पिघल जाएगा। क्यों पिघलेगा, क्योंकि अजैविक कणों की व्यवस्था हर जगह पे कैसा है बेटा, एक ही जैसा है। तो हर जगह पे आकर्षण का बल कैसा होगा, एक ही जैसा होगा। ठीक है ना? वहीं पे अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होगा बेटा, अगर तुम्हारे पास में कोई अक्रिस्टलीय ठोस है तो अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होगा, आपने देखा यहाँ पे अवयवी कणों की व्यवस्था कुछ ऐसी है, आप दूसरे पार्ट में गए तो आपको अवयवी कणों की एक अलग व्यवस्था देखने को मिलेगी। अब अवयवी कणों की व्यवस्था अलग होगी तो बेटा आकर्षण बल जो होगा, आकर्षण बल कैसा होगा बेटा, वो भी अलग अलग होगा। ठीक है ना? हो सकता है यहाँ पे आकर्षण बल कैसा हो, ज्यादा हो, यहाँ पे कम हो, कुछ भी हो सकता है। ऊपर वाले पार्ट में ज्यादा हो सकता है, नीचे वाले में कम हो सकता है, नीचे वाले में ज्यादा हो सकता है, ऊपर वाले में कम होगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आकर्षण का बल दोनों जगह पे एक जैसा नहीं है। आकर्षण का बल कैसा है बेटा, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। अलग अलग होने से क्या होगा, ये वाला जो पार्ट होगा वो अलग ताप पे पिघलेगा, ये वाला पार्ट जो होगा वो अलग ताप पे पिघलेगा। तो इनका एक निश्चित टेम्परेचर नहीं हुआ, एक फिक्स टेम्परेचर नहीं हुआ जिसपे पूरा का पूरा सॉलिड क्या करेगा, पिघलेगा बेटा। तो इनका जो गलनांक हो गया वो कैसा हो गया, वो फिक्स नहीं हुआ। ठीक है? जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक का गलनांक क्या होता है, फिक्स नहीं होता, उसका जो हीट करेंगे धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट करता है। तो ये क्या करते हैं बेटा, एक रेंज में पिघलते हैं, टेम्परेचर रेंज में। हो सकता है 10 डिग्री से मान के चलो 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में जाके पूरा पिघल जाए। ठीक है ना? कोई फिक्स्ड टेम्परेचर ऐसा नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्या बेटा, इनके विदलन का गुण है। तो ये तो बहुत आसान है कि हम लोग जो क्रिस्टलीय ठोस को काटेंगे तो हमें क्या मिलता है बेटा, हमें सपाट सतह मिलती है। और जब अक्रिस्टलीय ठोस को हम लोग काटे हैं तो बेटा हम लोगों को क्या मिलता है, अनियमित सतह मिलती है, क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो होता है, व्यवस्था जो होती है वो उचित नहीं होती है। ठीक है? इसके आगे बेटा एक और जो अच्छा पॉइंट है वो है दैशिकता। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषम दैशिक होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं बेटा, समदैशिक होते हैं। ठीक है ना? क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो समदैशिक होते हैं। ठीक है ना? विषम दैशिक या समदैशिक होने का मतलब क्या है, विषम दैशिक होने का मतलब ये है बेटा, अगर हम लोग बातें करें विषम दैशिक की, तो विषम दैशिक होने का मतलब है कि अलग अलग दिशा में अलग अलग, आप बेटा अलग अलग दिशा में आपको क्या मिलेगा, अलग अलग भौतिक गुण देखने को मिलेंगे बेटा। दिशा आपने चेंज कर दी तो क्या हो गया, भौतिक गुण चेंज हो गया।
तो ऐसा हम लोगों को किसके केस में मिलता है, ऐसा हम लोगों को मिलता है क्रिस्टलीय ठोस के केस में। और क्रिस्टलीय ठोस में क्या होगा, दिशा आप चेंज करेंगे तो वो कैसा होता है, वो समदैशिक होते हैं, हर दिशा में एक ही जैसा भौतिक गुण आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आपने दिशा चेंज कर दिया, क्या हो गया, भौतिक गुण चेंज हो गया, अलग दिशा अलग भौतिक गुण, ये क्या होता है, विषम दैशिक होता है इसका मतलब। ठीक है ना, अलग अलग दिशा में अलग अलग भौतिक गुण आपको देखने को मिलते हैं। जैसे भौतिक गुण क्या क्या हो सकते हैं, चालकता हो सकती है, आवर्तनांक हो सकता है, ठीक है ना, इसके और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है ना, तो अलग अलग दिशा में क्या होगा, अलग अलग भौतिक गुण हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग सोचो आपके पास में NaCl है बेटा, Na+Cl नेगेटिव, Na+Cl नेगेटिव से बना होता है, ऐसे होगा Cl नेगेटिव Na+Cl नेगेटिव Na+, ऐसा हम लोगों के पास में क्या है बेटा, एक NaCl का क्रिस्टल है, NaCl का हम लोगों के पास में क्या है बेटा, एक लैटिस ऐसा कुछ है। ठीक है, अब हो सकता है कोई भौतिक गुण किस पे डिपेंड करता हो बेटा, कोई भौतिक गुण सोडियम Na+ पे डिपेंड करता हो, ऐसा हो सकता है कोई भौतिक गुण किस पे डिपेंड करता हो, Cl- पे डिपेंड करता हो। तो जो भौतिक गुण किस पे डिपेंड करेगा बेटा, Na+ पे, वो आपको इस दिशा में ऑब्जर्व होगा, बाकी किसी दिशा में ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है ना, जो भौतिक गुण किस पे डिपेंड करता है बेटा, Cl- पे, तो वो आपको इस दिशा में ऑब्जर्व होगा, बाकी किसी में नहीं होगा। जो NaCl पे डिपेंड करता है वो इन दिशा में आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो Na का जो अरेंजमेंट है, Na की जो व्यवस्था है Na+ के, वो एक उचित दिशा में है, एक ही दिशा में है। आपको इस दिशा में Na नजर आ रहे हैं, तो जो Na, जो भी भौतिक गुण Na पे डिपेंड करता होगा वो इस दिशा में आपको मिलेगा, ना तो इस दिशा में मिलेगा और ना इस दिशा में आपको देखने को मिलेगा। जो Cl- पे डिपेंड करता होगा वो इस दिशा में मिल जाएगा, जो NaCl पे डिपेंड करता होगा इस दिशा में मिलेगा। तो अलग दिशा में अलग अलग भौतिक गुण देखने को मिल सकता है, तीनों अलग अलग दिशा में क्या मिलेगा आपको, अलग अलग भौतिक गुण देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं बेटा ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट कैसा होता है बेटा, चालक होता है, सबको पता है। ठीक है ना, ग्रेफाइट कैसा होता है, चालक होता है। ठीक है ना, अब ये चालक है तो हमें क्या मिलेगा बेटा, चालक होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, ग्रेफाइट आप लोगों ने अगर पता हो ठीक से, तो ग्रेफाइट में क्या होता है बेटा, हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं ना, छः छः मेंबर का, छः छः मेंबर का रिंग होता है बेटा ऐसे। ठीक है ना, हेक्सागोनल लेयर्स होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा वो क्या करता है, वो लेयर टू लेयर फ्लो करता है, इस लेयर से इसमें आएगा, फिर ये वाले लेयर से इसमें आएगा, फिर ये वाले लेयर से क्या करेगा, इसमें आएगा। इलेक्ट्रॉन जो होगा बेटा ऊपर वाले परत से नीचे वाले में आया, उसके फिर उसके नीचे आया, फिर उसके नीचे आता है। ऐसे करके क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। अब इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चलेगा, ये वाले दिशा में इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो आपको करंट कौन सी दिशा में मिलेगा, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में मिलता है, ये दिशा में आपको क्या मिल जाएगा बेटा, करंट मिल जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन क्या इस दिशा में आपको करंट मिलेगा, बोलेंगे इस दिशा में करंट नहीं मिलेगा। तो एक दिशा में आपको करंट मिल रहा है, एक दिशा में नहीं मिल रहा, आपने दिशा चेंज कर दी, मतलब करंट मिलना बंद हो गया, तो भौतिक गुण क्या हो गया, उसका चेंज हो गया। एक दिशा में वो चालक है, एक दिशा में चालक नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सॉलिड, ऐसे बेटा हम लोगों के पास में ठोस जिनमें क्या होता है, दिशा बदलने से भौतिक गुण चेंज हो जाता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम दैशिक बोलते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, विषम दैशिक बोलते हैं। और वो कौन है, क्रिस्टलीय ठोस है। समझ में आया कि नहीं आया। इसके आगे बेटा एक पॉइंट और आप याद रखिए कि जो इनको हम लोग वास्तविक ठोस बोलते हैं, या ट्रू सॉलिड्स, वास्तविक ठोस हम लोग बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉलिड्स। इनको बोलते हैं हम लोग आभासी ठोस और अतिशीतित द्रव। आभासी मतलब बेटा स्यूडो सॉलिड्स इनको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, अतिशीतित द्रव को सुपर कूल लिक्विड बोलते हैं। अतिशीतित द्रव होने का मतलब क्या है बेटा, कि ये बहने का टेंडेंसी रखते हैं, ये क्या कर सकते हैं, बह सकते हैं। ठीक है ना, फ्लो करते हैं। कैसे फ्लो करते हैं, इसमें आप देखेंगे बेटा, पुरानी बिल्डिंग का जो कांच होता है, पुरानी बिल्डिंग का जो कांच होता है, तो वो कैसा होता है, नीचे से मोटा हो जाता है पुरानी बिल्डिंग का कांच, और ऊपर से कैसा होता है, पतला होता है। ऐसा क्यों है, वो है क्योंकि इनका जो गलनांक होता है बेटा वो फिक्स नहीं होता। गलनांक क्या होता है बेटा, इनका निश्चित नहीं है। और गलनांक इनका निश्चित नहीं है, तो गर्मी के दिन में क्या होता है बेटा, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, कुछ पार्ट क्या करता है इसका, कुछ पार्ट पिघलना स्टार्ट कर देता है। सारा का सारा तो एक साथ नहीं पिघलेगा, कुछ पार्ट पिघला, वो क्या करेगा, नीचे की तरफ बहना स्टार्ट कर देगा। शाम तक क्या होता है,
धीरे धीरे वो क्या करता है, नीचे की तरफ बहता है, शाम को क्या हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, वहीं पर जम जाता है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये ऊपर से कांच बह बह के नीचे आके जम जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, पुराने बिल्डिंग्स के जो कांच होते हैं वो नीचे से कैसे हो जाते हैं बेटा, मोटे हो जाते हैं, और ऊपर से कैसे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं बेटा, ठीक है ना। तो इसी वजह से इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अति शीतल द्रव्य बोलते हैं, क्योंकि ये बह सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बीच का डिफरेंस है, वो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, इनके बीच में क्या क्या अंतर है, क्या क्या समानताएं हैं, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। देखिए बेटा, अब एक बात और समझिएगा, क्योंकि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनमें पार्टिकल्स की क्या होती है बेटा, उचित व्यवस्था है, और इसमें बेटा कोई उचित व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना। इसमें कोई उचित व्यवस्था नहीं है। तो जिसमें पार्टिकल्स की, जिसमें अवयवी कणों की उचित व्यवस्था है, उसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो पूरे चैप्टर में हम लोग किसको पढ़ेंगे बेटा, क्रिस्टलीय ठोस को पढ़ेंगे। अक्रिस्टलीय ठोस का हम लोग आगे चल के डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि एक ही ठोस में आपको पता नहीं कितनी व्यवस्थाएं मिल सकती हैं, कोई फिक्स तो है नहीं, हर जगह पे पैटर्न क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो उसको स्टडी नहीं किया जा सकता। स्टडी हम लोग किसको करते हैं बेटा, हम लोग क्रिस्टलीय ठोस का स्टडी करते हैं पूरे के पूरे चैप्टर में, ठीक है ना। तो ठोस अवस्था जो चैप्टर है, इसमें हम लोग किसका स्टडी करेंगे बेटा, क्रिस्टलीय ठोस का ही करने वाले हैं, और क्रिस्टलीय ठोस का स्टडी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। चलो हम लोग बातें करेंगे क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण की, कितने तरीके का क्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण जो है वो किसके बेस पे है, अवयवी कणों के बेस पे। अवयवी कणों के बेस पे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण है। अवयवी कणों के बेस पे बेटा क्रिस्टलीय ठोसों को टोटल 4 भागों में, आयनिक, सहसंयोजी, धात्विक और आणविक ठोस, इतने पार्ट में बेटा क्या किया गया है, इनको वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। आयनिक ठोस क्या होता है बेटा, आयनिक ठोस वो होगा जहां पे अवयवी कण जो होगा वो क्या होगा बेटा, आयन होगा, ठीक है ना। आयनिक ठोस में क्या होता है, अवयवी कण आयन होते हैं। दूसरा बात ये होता है कि ये बेटा कुचालक होते हैं। ये कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे हम लोग इनको बेटा क्या करें, जलीय विलयन में ले जाएं या पिघला लें, तो जलीय विलयन में या पिघल जाने पे ये कैसे हो जाते हैं बेटा, ये चालक हो जाते हैं, ठीक है ना। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसको समझिएगा बेटा। अगर आपके पास में कोई भी सॉलिड है बेटा, सॉलिड मतलब ठोस है आपके पास, ठीक है ना, तो ठोस में चालकता किसकी वजह से होती है बेटा, चालकता होती है किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। ठोस में आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन अगर होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, तो हम लोगों को करंट मिलता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे तुम लोगों के पास में देखो, यहाँ पे क्योंकि आयोनिक सॉलिड में कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, इस वजह से हमें करंट नहीं मिलता। तो ठोस अवस्था में ये कैसे होते हैं बेटा, ये कुचालक होते हैं। लेकिन जलीय विलयन में जाके चालक क्यों बन जाते हैं, तो जैसे तुम लोग मान के चलो तुम्हारे पास में एक आयनिक सॉलिड है NaCl, Na+Cl नेगेटिव होगा, तुमने इसको किस में डाल दिया बेटा, पानी में, तो क्या कर देगा ये Na++ Cl नेगेटिव आयन में टूट जाए। तो इनके जो आयन है बेटा वो क्या हो जाते हैं, वो फ्री हो जाते हैं, वह मूव कर सकते हैं, इधर उधर आ जा सकते हैं, ठीक है ना। तुमने देखा होगा पहले गांव में अर्थ लगाते थे, अर्थिंग करते थे ना, लोहे का कील गाड़ते थे जमीन में, उसमें नमक डालते थे, जिससे क्या हो, करंट और बढ़ जाए। तो उससे क्या होता था, क्योंकि NaCl जो होता है, नमक जो होता है वो क्या होगा, या फिर कोई भी आयोनिक सॉलिड जो होता है, आयोनिक ठोस जो होता है, वो कैसा होगा, जलीय विलयन में कंडक्टर बन जाता है, चालक बन जाता है, क्योंकि उसके पास में आयन कैसा हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, आयंस में वो टूट जाता है इस वजह से, ठीक है। तो यही बेसिक डिफरेंस, यही पॉइंट है जो आपको इनमें से याद रखने, बाकी कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान सा पार्ट है। आयोनिक ठोस क्या होता है। दूसरा हम लोगों के पास में क्या है बेटा, सहसंयोजी ठोस, ठीक है ना। सहसंयोजी मतलब इसको हम लोग नेटवर्क भी बोलते हैं, और दूसरा नाम इसका कोवलेंट। सहसंयोजी मतलब क्या होता है बेटा, कोवलेंट सॉलिड्स, ठीक है ना। सहसंयोजी या फिर नेटवर्क सॉलिड हम लोग इनको बोलते हैं। सहसंयोजी में क्या होगा बेटा, इनमें जो हम लोगों के पास में अवयवी कण होंगे, इनके जो अवयवी कण होते हैं बेटा, वैसे परमाणु होते हैं, परमाणु भी हो सकता है या फिर अणु भी हो सकता है, लेकिन उनके बीच में क्या होता है, सहसंयोजी बंध होता है। उनके बीच में क्या होता है बेटा, सहसंयोजी बंध होता है, ठीक है ना। ये बहुत ही ज्यादा बेटा हार्ड होते हैं, ठीक है। दूसरा ये कुचालक होते हैं,
ये कैसे होते हैं बेटा, कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट को छोड़ दें तो ग्रेफाइट जो होता है बेटा वो अकेला क्या है, ग्रेफाइट है जो चालक है, बाकी सब क्या है, कुचालक होते हैं। इसके एग्जांपल हम लोगों के पास में क्या होगा, सिलिका होगा, क्वार्ट्ज होगा, SiO2 हो जाएगा बेटा हम लोगों के पास में, ठीक है ना, क्वार्ट्ज। हम लोगों के पास में डायमंड होगा इसका एग्जांपल, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है हम लोगों के पास, इनके एग्जांपल्स हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। आप ये भी समझ रहे होंगे सहसंयोजी में क्या होगा, अवयवी कण जो होगा वो अणु या परमाणु कुछ भी होगा, लेकिन उनके बीच में क्या होता है, सहसंयोजी बंध होगा, ठीक है। तो उनको हम लोग बोलेंगे सहसंयोजी ठोस, ठीक है। ये काफी ज्यादा हार्ड होते हैं और कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट अकेला ऐसा है जो कैसा होता है, चालक होता है। आगे हम लोगों के पास में क्या होता है, धातु एक ठोस है बेटा, तो हम लोगों के पास में क्या होगा, तो धातु ही होते हैं सारे के सारे, ठीक है ना। ये सभी क्या धातु है, जैसे हमारे पास में आयरन है, जैसे हमारे पास में लोहा है, जिंक है, ठीक है ना, कोबाल्ट है, सोना निकल है। ये सभी क्या है बेटा, धात्विक ठोस है। ये धात्विक ठोस क्या होते हैं बेटा, ये चालक होते हैं और काफी ज्यादा हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं, चालक होते हैं और काफी ज्यादा कैसे होते हैं बेटा, हार्ड होते हैं, ठीक है ना। जितने भी धात्विक ठोस है वो चालक होते हैं। और धातु के जितने भी प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़े हैं, जितने भी गुण आप लोगों ने पढ़े हैं, वो सारे के सारे धातु के गुण भी ये शो करेंगे, है ना। जैसे चालक है और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी है, इनसे हम लोग तार बना सकते हैं, ये पीटने पे आवाज करते हैं, वो सारे गुण भी क्या करते हैं बेटा, ये शो करेंगे, ठीक है। आगे हम लोगों के पास में क्या है बेटा, आणविक ठोस। इनमें क्या होगा, ये क्या है बेटा, ये है जिनमें अवयवी कण क्या होंगे, अणु होते हैं। जिनमें अवयवी कण क्या होता है बेटा, अणु होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आणविक ठोस बोलते हैं। अब अवयवी कण जो अणु होगा, वो अणु जो होता है वो तीन तरीके का हो सकता है, ध्रुवीय हो सकता है, अध्रुवीय हो सकता है, H बंधित हो सकता है, ठीक है ना। तो जहाँ पे ध्रुवीय अणु होगा, जहाँ पे क्या होगा बेटा, ध्रुवीय अणु होगा, वो बनाएगा ध्रुवीय सॉलिड ठोस। जहाँ पे क्या होगा हम लोगों के पास में अध्रुवीय अणु होगा, वो क्या बनाएगा बेटा, वो बनाएगा अध्रुवीय ठोस, ठीक है ना। तीसरा हमारे पास में क्या, H बंधित है, तो बेटा जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन बंध प्रेजेंट होगा, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे अणु, जैसे हमारे पास में क्या HF है, H2O है, NH3 है। ये अगर सॉलिड है तो इनमें क्या होता है, H बंद होता है, हाइड्रोजन बंद होता है, इसलिए इनको H बंधित सॉलिड बोलेंगे हम लोग, ठीक है ना। अध्रुवीय में कौन होगा बेटा, अध्रुवीय में जैसे F2 है, Cl2 है, Br2 है, ठीक है ना, CO2 है, ये सभी क्या हो जाएंगे, अध्रुवीय हो जाएंगे। ध्रुवीय में क्या होगा, जैसे हमारे पास में HCl है, ठीक है ना। समझ आ रहे में क्या बोल रहा हूँ, तो ध्रुवीय क्या होगा, अध्रुवीय क्या होगा, H बंधित क्या होगा। अब ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है बेटा, अध्रुवीय में ऐसे एटम्स होते हैं जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा होता है, सेम होते हैं। या फिर इसके बारे में हम लोग और भी बातें करेंगे जब केमिकल बॉन्डिंग आप लोग पढ़ते हैं कि ध्रुवीय क्या होता है, ध्रुवीय होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होने चाहिए, क्या क्या डिफरेंस क्या क्या होना चाहिए, वो सब अभी आप लोग याद रखिए कि अध्रुवीय अणु जो होंगे, अध्रुवीय क्या बनाएंगे बेटा, अध्रुवीय ठोस बनाते हैं, ठीक है। अगर इनके हम लोग गलनांक की बात करें बेटा, इनके हम लोग गलनांक की बात करें तो सबसे ज्यादा किसका होता है, सबसे ज्यादा होता है H बंधित का। उसके बाद में किसका होता है बेटा, उसके बाद में होता है ध्रुवीय का। और सबसे कम किसका होता है, सबसे कम होता है अध्रुवीय का, ठीक है ना। सबसे कम किसका होता है, अध्रुवीय का सबसे कम होता है। मतलब सबसे ज्यादा जो आकर्षण का बल होगा वो H बंधित में होता है, उससे कम होगा ध्रुवीय में, और सबसे कम किस में होगा बेटा, सबसे कम रहा होगा अध्रुवीय में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने का चांसेस भी बहुत कम होता है क्रिस्टलीय ठोस में, है ना। कौन से होते हैं, और यही चीजें आपको याद रखनी है, इससे ज्यादा इनमें से याद रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। देखो इनका जो मेन पॉइंट और डिफरेंस है वो मैं आपको अभी टेबल से शो करने वाला हूँ, क्या क्या होता है, कैसे होते हैं, ठीक है। तो बेटा इनमें आप लोग सबसे पहले देखेंगे, हम लोगों के पास में आणविक ठोस है, आयनिक है, धात्विक है, सहसंयोजी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ध्रुवीय में बेटा क्या होता है, ध्रुवीय अध्रुवीय इन सब में क्या होता है, जितने भी होंगे हम लोगों के पास में क्या होंगे, अवयवी कण क्या होंगे, अणु हम लोगों के पास में हो गया, ठीक है। आकर्षण का बल क्या होता है बेटा, इनमें होता है परिपेक्ष लंदन फोर्स, इसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, द्विध्रुव द्विध्रुव होता है। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन बंध आबंध होता है, ठीक है।
आयोनिक में क्या होता है बेटा, आप लोग जानते हैं स्थिर वैद्युत बल होते हैं, स्थिर वैद्युत बल है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या बोलते हैं हम लोग, स्थिर वैद्युत बल इनके बीच में होते हैं। यहाँ पे धात्विक आबंध होते हैं और यहाँ पे क्या होता है बेटा, धात्विक आबंध, ठीक है ना। धातुओं में क्या होता है बेटा, धात्विक बल ही होता है जिसको हम लोग धात्विक आबंध बोलते हैं। और सहसंयोजी अथवा नेटवर्क में क्या होते हैं, सहसंयोजी आबंध होते हैं, ठीक है ना। इनके एग्जाम्पल क्या है वो आप लोग याद कर सकते हैं, सारे के सारे देख सकते हैं, एक बार एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा कि किसका एग्जाम्पल क्या है, ठीक है ना। समझ में आ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। इनके भौतिक आवृत्ति की बात करें तो ये मुलायम है, कौन ठोस है, कौन कठोर है, ये अब ये पॉइंट याद रखिएगा कि कौन विद्युत रोधी है, कौन चालक है, कौन कुचालक है, ठीक है ना। बाकी यहाँ से कुछ ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे आप लोगों को SiO2 दिख रहा है, क्वार्ट्ज, ठीक है ना। SiO2 क्या है, क्वार्ट्ज है बेटा। क्वार्ट्ज के बारे में आपको मैं एक पॉइंट और अच्छा बता दूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है, यानी जो हम लोगों के पास क्रिस्टलीय ठोस है और अक्रिस्टलीय ठोस है, उनकी सबसे और मेन पॉइंट ये होता है कि जैसे मान के चलो आप क्लासरूम में, बेटा क्लासरूम है ना आपका, ठीक है। क्लासरूम में क्या किया, टीचर ने आपको आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग बिठा दिया। तो रोल नंबर के अकॉर्डिंग बिठाने से क्या होगा कि जो पूरा क्लासरूम होगा उसकी एक उचित व्यवस्था हो जाएगी, ठीक है ना। जो क्लासरूम होगा वो क्या बन जाएगा बेटा, वो क्रिस्टलीय बन जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो कोई भी ठोस तुम्हारे पास में, जब तुम लोग क्या करोगे बेटा, ठोस को हीट करोगे तो वो द्रव में कन्वर्ट होगा। और द्रव में पार्टिकल क्या करता है बेटा, वो घूम सकता है ना, इधर उधर आ जा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो इधर उधर आ जा सकते हैं। तो जो द्रव होगा वो हमेशा क्या होगा, उसमें पार्टिकल्स का कोई फिक्स जगह तो होता नहीं है कि वो वहीं पे बैठा रहेगा। सॉलिड में ऐसा होता है कि पार्टिकल एक जगह पे फिक्स होता है, उसके बाद में वो इधर उधर आ जा नहीं सकता है, ठीक है ना। अब क्या किया, जब पार्टिकल मोशन में इधर उधर घूम सकते हैं तो उस व्यवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे, वो हो गया द्रव। अब जब पार्टिकल का पोजीशन फिक्स है तो वो क्या होगा, ठोस, ठीक है ना। अभी मैं आपको क्लासरूम का एग्जांपल लेकर थोड़ा समझाने का कोशिश करता हूँ, उसको समझिएगा। जैसे आप लोगों को क्या किया, क्लास टीचर ने रोल नंबर के हिसाब से बिठाया, आपका क्लासरूम का क्या हो गया बेटा, एक उचित व्यवस्था हो गया, तो क्लासरूम क्या बन गया, एक क्रिस्टलीय ठोस बन गया, ठीक है ना। अभी जैसे एक टीचर क्लास से बाहर निकल के जाएगा, तो टीचर के क्लास से बाहर जाने पे क्या होगा, सभी बच्चे क्या करेंगे, इधर उधर घूमना स्टार्ट कर देंगे। तो जो व्यवस्था आ गई वो कौन सी आ गई बेटा, वो कौन सी स्टेट आ गई, वो द्रव व्यवस्था आ गई, ठीक है ना। मतलब क्या होगा, जैसे हम लोग सॉलिड को हीट करेंगे ठोस को, तो वो किस में चला जाएगा, द्रव में चला जाएगा। जो द्रव को जैसे हम लोग ठंडा करेंगे फिर से सॉलिड में आएगा। तो मान के चलो तुम लोग अपनी अपनी, फिर क्या हो गया बेटा, घूमने लगे तुम लोग। अब क्लास में दोबारा से टीचर आए तो क्या करोगे, अपनी अपनी जगह पे वापस जाके बैठ जाओगे। आप कहीं भी घूमने चले जाओगे क्लासरूम के अंदर, लेकिन टीचर के आने पे क्या करोगे, जो तुम्हारा फिक्स जगह था उसी जगह पे जाके बैठोगे। तो यही प्रॉपर्टी क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का भी होता है कि जैसे हम लोग सॉलिड को हीट करते हैं, वो किस फॉर्म में गया, लिक्विड फॉर्म में गया। पार्टिकल्स क्या हो गया, मोशन में आ गया, इधर उधर घूमने चला गया। लेकिन जैसे उसको ठंडा करेंगे तो पार्टिकल वापस जाके जो अवयवी कण होता है वो अपनी जगह को ही जाके घेरता है, जिस जगह पे वो पहले था उसी जगह पे जाके बैठेगा वापस, ठीक है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल समझिए, तो ये बात आपको समझ में आया क्रिस्टलीय सॉलिड में क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि जो अवयवी कण होता है उसकी एक उचित जगह होती है, उसी जगह पे जाके वो बैठता है। वो लिक्विड में चला जाएगा, वापस लौटेगा तो उसी जगह पे आके लौटता है, ठीक है। अभी एक पॉइंट और समझिए आप लोग कि मान के चलो तुम्हारे पास में क्या है बेटा, कोई भी एक सॉलिड था। अब क्या हुआ कि टीचर के जाने के बाद में तुम लोग क्या हो गए, मोशन में आ गए, इधर उधर घूमने लगे, ठीक है ना। आपने क्या किया, एक बच्चा खड़ा किया हुआ है गेट पे कि तुम पता करते रहना, कोई टीचर आए तो हमें बता देना जिससे हम लोग बैठ सकें। अब क्या हुआ, किसी दिन तुम किसी बच्चे को गेट पर खड़ा करना भूल गए और टीचर अचानक से एंट्री कर जाए क्लास में, तो क्या करेंगे आप, जो बच्चा जहाँ पे होगा उधर ही बैठ जाएगा। तो हो सकता है किसी सीट पे 4 बैठ जाए, किसी सीट पे एक भी ना हो, किसी सीट पे एक ही बच्चा हो, किसी पे 2 हो। तो व्यवस्था कैसी होगी, बिगड़ गई, ये सुनो। तो कैसा बन गया, अक्रिस्टलीय बन गया। तो बेटा होता क्या है कि हम लोगों के पास में कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कोई भी क्रिस्टलीय ठोस है, उसको तुम लोग हीट किए, मेल्ट हो गया, पिघल गया, उसके बाद में उसको ठंडा किया, फिर से सॉलिड बन गया। अगर उसको धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो वो कैसा सॉलिड बनेगा, क्रिस्टलाइन ही बनेगा, क्रिस्टलीय ही बनेगा। लेकिन उसको एकदम से ठंडा कर देंगे, रैपिड कूलिंग कर देंगे, तो क्या बनता है, वो अक्रिस्टलीय ठोस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। हम लोग किसी भी क्रिस्टलीय ठोस को अक्रिस्टलीय ठोस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको एकदम से ठंडा करके। उसको हम लोग क्या किए, पहले पिघला के लिक्विड फॉर्म में ले आए, एकदम से ठंडा कर दिया तो वो कौन से वाले फॉर्म में चला जाएगा, अक्रिस्टलीय फॉर्म में चला जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों के पास में क्वार्ज है बेटा, SiO2,
SiO2 जो होता है वो क्वार्ज है, और दूसरा वो सिलिका भी होता है, मिट्टी भी होता है। दोनों का फॉर्मूला कैसा है बेटा? सेम है। लेकिन ये बेटा जो क्वार्ज होता है वो कैसा होता है? वो क्रिस्टलीय है। वो क्या है? वो क्रिस्टलाइन है, वो क्रिस्टलीय सॉलिड है। और बेटा ये कैसा है? ये अक्रिस्टलीय, ये अमरफस है। ये कैसा है हम लोगों के पास में? एक अमरफस सॉलिड है। तो एक हम लोगों के पास में क्रिस्टलीय है और दूसरा हमारे पास में कैसा है बेटा? अक्रिस्टलीय है। बस डिफरेंस क्या होते हैं? यहाँ पे क्या होता है, SiO2 के जो पार्टिकल्स होंगे उनकी एक उचित व्यवस्था होती है, और यहाँ पे कोई भी उचित व्यवस्था नहीं होती है। किसके केस में? सिलिका के केस में, ठीक है ना। तो सिलिका के केस में कोई उचित व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या मिला? एक अमरफस मिला। क्वार्ट्ज के केस में क्या होता है? एक उचित व्यवस्था होती है, इसलिए हम लोगों को क्या मिला बेटा? क्रिस्टलाइन मिला, ठीक है ना। कन्वर्ट कैसे करते हैं? मिट्टी को हीट करते हैं धीरे धीरे। हीट करने के बाद में क्या होता है? डब पिघल जाते हैं। फिर उसको क्या करते हैं बेटा? धीरे धीरे ठंडा करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्वार्ट्ज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग एकदम से ठंडा करेंगे तो अमरफस बनेगा, धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो क्रिस्टलीय ठोस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस था क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस का। इसके आगे हम लोग बातें करेंगे बेटा किसकी? नेक्स्ट क्लास में तुमको बातें करेंगे आकाशीय जालक क्या होता है, कैसे हम लोग इकाई सेल को डिफाइन करते हैं, और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो बेटा ये सब कुछ डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आप लोगों को अगर बेटा वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप बेटा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो हिंदी मीडियम के लेक्चर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है ना, जिससे उनको एक अच्छा लेवल का कंटेंट यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।